जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने अपनी पोस्ट एक शेयर की थी शूज़ के साथ कि कहीं मैं जा रहा हूँ और मैंने कहा कि मैं सच की और हक़ाइक़ की तलाश में कहीं निकल रहा हूँ। और कल ही ये ज़िक्र हुआ कहीं पर बैठकर कि दुआ ज़हरा केस में कुरान मजीद भी सामने आ सकते हैं। और फिर अफ़सोसनाक आपने अमल देखा कि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से कुरान मजीद को उठाकर मुख्तलिफ़ दावे किए गए। और ये मामला कल एक साहब के साथ मुलाकात थी। 2 से 3 रोज़ तक मैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ को जानने के लिए निकला हुआ था जो कि दुआ ज़हरा केस में पोशीदा हैं और अब तक मंज़र आम पर उस तरीके से नहीं आए। इसीलिए मैंने कल ये पोस्ट शेयर की थी अपने शूज़ की कि वो मिट्टी में अटे हुए थे शूज़ और मैं कहीं निकला हुआ था। तो मैंने ये बताया था कि बुनियादी तौर पर मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। और देखिए, मैं कल आपको बताता हूँ कि कल जो चीज़ें सामने आई हैं और फिर अब ये कुरान मजीद दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से उठाकर ये कुछ दावे किए गए हैं। तो अब डेफ़िनेटली ये बहुत बड़े अफ़सोस की बात है कि दोनों फ़रीक़ैन अगर कुरान मजीद को उठा लें तो उसके बाद सच्चाई क्या है, झूठ कौन बोल रहा है, सच्चा कौन है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इसको ये तसव्वुर करना कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, क्योंकि कुरान मजीद हमारी सबसे मुक़द्दस किताब है और उसके बाद फिर ये चीज़ रह जाती है। अच्छा, मैं कल एक साहब के पास बैठा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ क्यों बैठा हुआ था और कौन-कौन से हक़ाइक़ मैंने निकाले हैं। मेरी 2 व्लॉग्स आगे आ रहे हैं और आपको ग्राउंड्स के ऊपर जो चीज़ें हैं दुआ ज़हरा केस के अंदर, उसके बारे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ हक़ाइक़ मिलेंगे, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन कल मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था, लॉ इन्फोर्समेंट से उनका ताल्लुक़ है, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे के वो एक अहम ऑफ़िसर हैं और उनसे कुछ डिवाइसेज़ के हवाले से बातचीत चल रही थी, कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से बातचीत चल रही थी। और कल ही मैं बैठा हुआ उनसे ये कह रहा था कि इस केस का जो एंड है वो किस तरफ निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये भी ऐन मुमकिन है और ये हम ये नहीं कह रहे कि हमें ये पहले से पता था कि कुरान मजीद जो है वो कोई उठाएगा और जो है वो कुरान मजीद उठाकर कोई दावे करेगा। कहने का मतलब ये था कि भई अब जहाँ जहाँ तक ये मामला जा चुका है, कोई भी फ़रीक जो है वो कुरान मजीद को उठाकर दावे कर सकता है। लेकिन उन साहब का ये कहना था कि अगर कुरान मजीद दरमियान में आ भी जाएँ तो इंसान चूँकि बशर है, गलती पर हो सकता है और गलत मालूमात की बुनियाद के ऊपर कोई भी दावा कर सकता है और उसकी बुनियाद के ऊपर कुरान मजीद को भी उठा सकता है। लेकिन उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और मोबाइल फ़ोन लहराते हुए कहा कि देखें बिलाल, ये जो मोबाइल फ़ोन है वैसे तो ये शैतानी टूल है और ये शैतानी मतलब इस पर जो काम हो सकता है वो दुनिया भर का सारा शैतानी काम इस पे होता है। लेकिन ये झूठ नहीं बोलता। ये झूठ नहीं बोलता। और क्यों नहीं झूठ बोलता? उनका ये कहना था कि जो डाटा मौजूद है और जो डाटा एक ख़ास चीज़ का मौजूद है और मैं अगले 2 व्लॉग्स के अंदर वो डाटा आपसे शेयर करूँगा और उसके बारे में बताऊँगा। उनका ये कहना था कि सब कुछ हो जाए, कुरान मजीद के ऊपर हाथ भी कोई रख दे या सर के ऊपर रख ले, जो डाटा निकलेगा टेक्नोलॉजी का, उसके बाद मेरा ख़्याल है कि फिर इसके अंदर किसी के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि उन्हें फिर तस्लीम करने पड़ेंगे हक़ाइक़ को। अब मैं ये नहीं कह रहा कतई तौर के ऊपर, दोनों फ़रीक़ैन को मैं किसी एक को भी डिफेंड नहीं कर रहा, किसी एक के बारे में नहीं कह रहा। लेकिन चूँकि मैंने कल फ़ारूक समी के साथ परसों 2 से 3 दिन जाकर जो हक़ाइक़ मालूम किए हैं, उससे ऐसी-ऐसी चीज़ें निकली हैं, जिसके बाद सिर्फ़ मेरा एक ओपिनियन है कि मेहदी काज़मी साहब वो खुद ज़ाती हैसियत में या उनके ज़रिए कोई भी उन्हें जो मशवरा दे रहा है, मेरा ख़्याल है कि उनको तंग गली के अंदर धकेल रहा है। ये बात ऐन मुमकिन है कि बुरी लगे बहुत सारे लोगों को। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन यही है कि जो मेहदी साहब जिन रास्तों के ऊपर हैं या जिस ट्रैक के ऊपर वो चल रहे हैं, वो तंग गली की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मेरे पास कराची प्रेस क्लब के अंदर कुछ दोस्त जो कि उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि मेहदी साहब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चूँकि बहुत 15-16 साल से वो भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और उन्हें मेरी रिपोर्टिंग के बारे में मेरी क्रेडिबिलिटी के बारे के अंदर उन्हें कुछ शक नहीं है। और वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि इस केस में मज़ीद क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। और कल भी मैं एक साहब से मिला और वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के आदमी थे और उन्होंने मुझे ये कहा कि वो खुद भी ज़हीर के घर पर जाकर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टिगेट की थी, गैंग्स के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से। ये चीज़ें मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊँगा आगे। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि जो दुआ ज़हरा और जो ज़हीर की फ़ैमिली का स्टेटस है, वो उसमें और जो कल्चर है उसमें बड़ा फ़र्क है। और उस फ़र्क की वजह से वो ये समझते हैं कि दुआ ज़हरा 6 महीने नहीं तो साल के बाद अपने पेरेंट्स के पास खुद ब खुद आ सकती थी। जब ये मोहब्बत और ये सारी चीज़ें ख़त्म होती तो उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ होती है तो फिर उसके बाद डेफ़िनेटली
जब आपको पता चलता है कि आपके खाने पीने और आसाइशों की चीज़ों के बारे में कंप्रोमाइज़ ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आपकी अमली ज़िंदगी जब शुरू होती है तो डेफ़िनेटली उनके पास आ सकती थी। लेकिन जो स्टेप्स जो है वो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की जानिब से उठाए गए। उनका कहना है कि इसकी वजह से जो बच्ची है और जो पेरेंट्स हैं उनके दरमियान जो फ़ासला है वो मज़ीद बढ़ गया है। और वो कौन-सी टेक्नोलॉजी है और वो कौन-से डिवाइसेज़ हैं जिसके ज़रिए बहुत कुछ मिला है, और उसके ऊपर मैंने व्लॉग्स भी किए हैं। और लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, लेकिन मैंने उनको फिर भी फ़िल्टर किया है, क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं किसी की ज़िंदगी जो प्राइवेसी है, मैं उसको कतई तौर पर डिस्टर्ब करने के हक़ में नहीं हूँ। उनके अज़वाजी मामलात हो, ख़ानदानी मामलात हो, रिश्तेदारियाँ हों, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सच की तलाश में था कि दुआ ज़हरा को उनकी गली से किडनैप करके ले जाया गया या नहीं। और इस सिलसिले में मैं 3 से 4 रोज़ बड़ी मेहनत मैंने की, और मैं कहाँ-कहाँ गया और कौन सी डिवाइस के बारे में कह रहा हूँ, तो ये अगला जो व्लॉग होगा उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो अगले व्लॉग्स 2 व्लॉग्स हैं, उनको देखना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।